नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा आज का खास कार्यक्रम। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार क्या है, उत्तराखंड में कितना विकास हुआ। जिस तरह से लगातार विकास को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे किए गए थे, कितना विकास हुआ, मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक विकास कितना पहुंचा है। उत्तराखंड की जनता, अगर विकास की बात की जाए तो जनता विकास के नाम पर कितना खुश है सरकार से। विकास कितना हुआ, कितने युवाओं को रोजगार मिला, और जो लगातार जब से उत्तराखंड अस्तित्व में आया है तब से जो प्लान चल रहा है, लगातार बड़े पैमाने पर प्लान हो रहा है पहाड़ी इलाकों से, वो कितना रुक पाया है, क्योंकि एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है। अगर विकास होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को वहां पर जो है कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकारें एक के बाद एक बदली, लेकिन सरकारों ने पहाड़ी इलाकों को लेकर, वहां के गांव क्षेत्र देहात को लेकर, वहां की जनता को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए। जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, जिन मुद्दों के आधार पर अलग हुआ था, जो मांगे थी, क्या वाकई में उत्तराखंड में अलग अलग सरकारें रहीं, उन सभी सरकारों ने उन पर काम किया। 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन कितना बदला है उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आने के बाद, क्या कुछ बदलाव हुए। 20 साल के उत्तराखंड के बाद एक कई सरकारें देखी, लेकिन विकास जस का तस, पलायन बड़े पैमाने पर हुआ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से। गांव के गांव खाली हो गए। मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर जनता, लोग जो है वहां पर जो है अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी तरफ प्लान कर चुके हैं, मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, लेकिन प्लान नहीं रुक रहा। विकास को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे, और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दें और आज उनसे हम जानेंगे आखिरकार 20 साल के उत्तराखंड को लेकर कितने बदलाव हुए और क्या कुछ आने वाले कल में बदलाव हो सकते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महक सिंह सैनी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। महक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश रस्तोगी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मधु सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मधु जी आप ही से है। 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन 20 साल के उत्तराखंड में क्या कुछ बदला, कितना रोजगार मिला उत्तराखंड की जनता को, और जनता कितनी खुश है त्रिवेंद्र राज में विकास को लेकर। मधु जी। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है जी, वो निरंतर विकास कार्य कर रही है। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता रही है, जैसे कि हमने गैर संघिक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, अटल आयुष्मान योजना जो हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाई गई, हर व्यक्ति लाभ ले सकता है। किसानों को हम पूरा लाभ दे रहे हैं, 3 लाख रुपए तक का कर्ज मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज दे रहे हैं। जैसे कि आपने पलायन की बात करी, कि पलायन रोकने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होम स्टे के रूप में किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र पे होम स्टे बनाए जा रहे हैं जिससे कि पर्यटकों को विशेष सुविधा मिले। और जहां तक पर्वतीय भूमि है जो कि खेती के लायक नहीं होती, बंजर भूमि हो जाती है, उस भूमि को का सदुपयोग करने के लिए 16 क्रांति योजना हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है। और आप देख रही हैं कि सड़कों का भी इसका काम प्रदेश में हो रहा है। रोजगार की दिशा में जहाँ तक मैडम, योजनाएं तो लगातार जो है लागू की जा रही हैं, विकास को लेकर भी कदम उठाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर मधु जी सवाल इस बात का है कि धरातल पर कितना विकास हो रहा है। उन योजनाओं का असर क्या वाकई में जन जन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। सवाल यह है, योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन जनता को मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, उनका जो है जो धरातल पर जो उतारी जा रही हैं योजनाएं, कितना असर उनका हो रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है। योजनाएं कितने ही क्यों ना हो, लेकिन प्लान रोकने में नाकाम साबित हो रही, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या फिर वो कांग्रेस की सरकार रही हो। नहीं, पलायन रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? पलायन रोकने में हम पूरी तरह से कामयाब हैं। जैसे कोविड में भी लोग वापस आए हैं, उनके लिए मैडम खुद मुख्यमंत्री जी की अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, कई ऐसे गांव हैं जो कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं।
ये तो थोड़ा सा एक पर्वतीय क्षेत्र का वो रहा है कि वो प्लेन की तरफ को दौड़ना चाहती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगे, जो प्लेन क्षेत्र का है वो पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ वाले प्लेन में आते हैं। लेकिन अगर उनको मधु जी, अगर उस गांव में, अगर वो जो देहात है, जो पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी गांव है, अगर वहां पर जो है रोजगार मुहैया कराएगी सरकार, वहां पर शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, फिर क्यों लोग दूसरी तरफ का रुख करेंगे? क्योंकि रोजगार नहीं है, विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, यही सबसे बड़ा कारण है। देखिए, जैसे रोजगार में मैंने आपको बताया कि पर्वत के क्षेत्र पे स्टे होम का भी महिलाओं के लिए वहाँ पे विशेष सुविधाएं दी गई है कि महिलाएं, जिन महिलाओं के अपनी स्वयं के नाम भूमि है, उन्हें विभिन्न बैंकों से कर्ज दिया जा रहा है कि वो अपना रोजगार करें। ठीक है मैडम, ठीक है। राजेश रस्तोगी जी, आपकी भी सरकार रही उत्तराखंड में, आप भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन प्लान एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और विकास, फिर उसके बाद रोजगार। कैसे देखते हैं सर आप इस पूरे उत्तराखंड को 20 साल में? जी, जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 35,000 रोजगार की वैकेंसी भरने का निर्णय लिया था। 15,000 लोगों को रोजगार दिया भी था। बाकी के चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती रोक दी गई थी। लेकिन जो भर्ती उन्होंने हमारी सरकार ने नगर पालिका में 4th क्लास के कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की और क्लर्क स्टाफ की जो की थी, उसको भी उन्होंने इस सरकार ने बनने के बाद उसको भी निरस्त कर दिया। अभी मैं पूछना चाहता हूं मधु सिंह जी से नए वर्ष के पर्व पर कि जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र है, आपको जानकारी है कि डोईवाला की जो नगर पालिका परिषद में है, उसमें सफाई कर्मियों की कितनी कमी है? और वो तो मुख्यमंत्री जी की स्टेट है। आज आप सफाई कर्मी भर्ती नहीं कर रहे हैं, 4th क्लास के कर्मचारी भर्ती नहीं कर रहे हैं, सरकारी रोजगारों की भर्तियां नहीं खोल रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं, तब आप सरकार में आने के बावजूद किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा लोगों की जेब में? कैसे फिर वो मार्केट में जाएगा? कैसे वो पैसा पहाड़ पे जाएगा? जब लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तभी तो विकास का रास्ता खुलेगा। आज तक मधु जी बता दें ईमानदारी से, उधम सिंह नगर में, ऋषिकेश में, रामनगर में, नारसन क्षेत्र में, लखसर क्षेत्र में, जो हैदराबाद का सिडकुल क्षेत्र है उसमें, जो पंतनगर क्षेत्र है उसमें, क्या किसी इंडस्ट्री का निर्माण किया इतना प्रचंड बहुमत बनने के लिए? क्या आपने कोशिश की रोजगार दें लोगों को? जब आप रोजगार देंगे तभी विकास का रास्ता खुलेगा। बड़ा दुख होता है जहां पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग पर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां जो सीमावर्ती क्षेत्र है पहाड़ के, उनमें लोगों को रोकने की व्यवस्था ये सरकार बिल्कुल नहीं कर पाई। जो काम कांग्रेस की सरकार ने, एनडी तिवारी जी की सरकार ने किया था लोगों को बसाने का, लोगों को रोजगार दिलाने का, वो दिखाई देता है। मेरे यहाँ लखसर क्षेत्र में खुद हमने जेके टायर इंडस्ट्री लगाई थी, उसके अलावा 26 इंडस्ट्री लगाई हैं। एक इंडस्ट्री का और प्रयास चल रहा है, सरकार एनओसी नहीं दे रही है। तो एक जगह का किसी का नाम बताएं मधु सिंह जी कि हमने यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया, लोगों को रोजगार मिलेगा तो विकास होगा। अब विकास की भी बात आपने रखी है तो मैं आपको बता दूं बिलाल जी कि लखसर रुड़की रोड का इतना बुरा हाल है, प्रचंड बहुमत से जीतने वाले सांसद जो मानव संसाधन मंत्री बन गए हैं, बिल्कुल क्षेत्र से गायब हैं। मुझे तो अभी 5-7 दिन में उनकी गुमशुदगी करानी पड़ेगी। मधु जी से इसका जवाब मैं लूंगा। ठीक है राजेश जी। बिलाल जी 1 मिनट। अभी पुलिस सरकार ने पुलिस से जांच करवाई गड्ढों की लखसर रोड की रोड पे, तो पुलिस ने जो अपनी जांच की है 9 किलोमीटर के क्षेत्र में 500 गड्ढे ऐसे मिले हैं पुलिस को कि जिसमें गाड़ी भी डल जाए तो पता नहीं चलेगा। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महक जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मधु जी से मैं राजेश जी का जो है उन्होंने जो तर्क दिया है उसका जवाब लूंगा। मधु जी कितना सहमत हैं आप? नहीं, देखिए लखसर रोड का भी मुझे मालूम है कि उसमें बहुत गड्ढे हैं उस सड़क का। देखिए सड़कों का तो इतना ज्यादा काम चल रहा है
कहाँ सड़क नहीं बन रही, कितनी सड़कें बनी है। कितने रोजगार दे पाई है आपकी सरकार? जी देखिए, प्रदेश भर में करीब 198 सड़कें और 45 पुलों के लिए 98 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है। सड़क निर्माण क्यों नहीं हो रहा? सड़क का बहुत काम हो रहा है। आप इधर देखिए, जहाँ पे नारसन की बात की, रुड़की की, इधर ये भगवानपुर रोड, सब जगह काम चल रहा है, तैयार भी हो रही है। ठीक है मैडम, ठीक है। महक सिंह जी, आपने राजेश जी को सुना, आपने मधु जी को सुना है, लेकिन महक जी आप ये बताइए कि उत्तराखंड 20 साल का हो चुका है, एक के बाद एक सरकारें रही हैं, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही है, कितना बदला है उत्तराखंड और जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड अलग हुआ था उस पर कितना काम हुआ? मैं मलिक साहब ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए हैं। जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया था वो मुद्दे जस के तस हैं और उत्तराखंड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मैं यहाँ विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे यहाँ स्कूल हैं, यहाँ जो बिल्डिंगें बनी हैं उनमें कहीं टीचर नहीं है तो कहीं बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि कहीं बालक और बालिका के लिए सिर्फ शौचालय है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन की बात होती है तो स्कूल की दशा आज इतनी खराब है कि वहाँ बालक और बालिकाओं के लिए एक ही शौचालय इस्तेमाल हो रहा है। और कहीं कहीं तो ये भी देखने में आया कि यदि शौचालय है तो वो इस हालत में नहीं है कि उसका इस्तेमाल किया जा सके। और मेरे संज्ञान में ये मामला है, अभी मैं रामपुर की घटना बताना चाहता हूँ जो किरानकलियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। वहाँ जो विद्यालय चल रहा है, इंटर कॉलेज चल रहा है, प्राइमरी कॉलेज चल रहा है, वहाँ 372 बच्चों के पंजीकरण की बात बताई जाती है, परंतु वहाँ केवल 3 कमरों में वो विद्यालय चल रहा है। उसी परिसर में एक इंटर कॉलेज चलता है, उसी परिसर में वो इंटर कॉलेज मात्र 4 कमरों में चल रहा है। और उसके अगर खेल के मैदान वहाँ नहीं है, शौचालय की इतनी बुरी स्थिति है, जहाँ बच्चों के हाथ धोने का इन्होंने टंकी वगैरह लगाई है, उसमें टंकियां नहीं है। ये सिर्फ दिखावे का विकास है, ये जनता के सामने झूठ बोलते हैं। महक सिंह जी, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों को यहाँ की जनता ने मौका दिया है, लेकिन दोनों ही सरकारें विफल रही है और इसमें दोनों ही बराबर की भागीदार हैं। ठीक है सर। राजेश रस्तोगी जी, आप सत्ता में रहे और अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, वहां के गांव की बात की जाए और उन गांव में सरकारी स्कूलों की बात की जाए, फिर जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी वहां पर बातचीत की जाए, पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है, सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं वहां पर मिल पाती हैं, उसको लेकर सरकारों ने कोई ठोस कदम किस तरह से उठाया और क्यों नहीं उठाया? अगर उठाया तो कितनी तेजी गति से उस पर काम किया गया? राजेश जी। हाँ, मैं महक सिंह जी की बात से आधा आधा सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है कि पहाड़ पे स्कूलों की हालत बहुत खराब है, बड़ी दयनीय है। और हमारे जो पहाड़ का क्षेत्र है उसका 60% भाग बर्फ से ढका रहता है और वहाँ तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई हैं। सरकारों को, चाहे हमारी पार्टी की हो चाहे बीजेपी की हो, उस पर उनके लिए कोई परमानेंट समाधान निश्चित रूप से निकालना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सरकार पहाड़ के युवाओं को रोजगार से नहीं जोड़ेगी, पहाड़ के युवाओं को शिक्षा से नहीं जोड़ेगी, तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है। और मेरा साफ साफ कहना है, यदि उत्तराखंड की सरकार जो प्राथमिक विद्यालय है, जो प्राइमरी विद्यालय हैं, उनको अगर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमारे यहाँ सेंटर हैं, उनसे अगर जोड़ के कोई ऐसी व्यवस्था बनाए, क्योंकि पहाड़ का एक नौजवान जिसके 5-4 साल के बच्चे हैं, जब वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने की सोचता है तो वो शहर की तरफ दौड़ने लगता है। और वो दौड़ता इसलिए है कि ये सरकार उसकी सुन नहीं रही है, उसके बच्चों की एजुकेशन की, उसके रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। बिल्कुल। सरकार क्या काम कर रही है भाई साहब? जहां मुख्यमंत्री का जन्म हुआ है और जो मुख्यमंत्री की विधानसभा में अभी मधु जी कह रही थी, 16 सड़कें ऐसी हैं जिनका यही नहीं पता है कि नहीं है। जैसे जब आप श्रीनगर से खुरपा ताल आओगे और खुरपा ताल से चौबट्टा खाल जाओगे, तो खुरपा ताल से और श्रीनगर के बीच में
8 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जिसमें पैदल भी नहीं चल सकते हैं। कहाँ की सड़कों की बात आप कर रहे हैं? हमारे यहाँ देख लिए आप लक्सर में जो एक महाभारत काल से जुड़ा हुआ महादेव का मंदिर है पश्चिमी बैनी गंगा पर, पंचलेश्वर महादेव, पंचलेश्वर महादेव से लेकर के सुल्तानपुर तक सड़क है ही नहीं। अब बड़ा लेकिन सर, लेकिन रस्तों की जिससे पहले तो आप ही सत्ता में थे ना, तो आपने वहां की जो सुविधाएं नहीं है उसको लेकर क्या कदम उठाया? सरकार ने उस पर लेबर लगाई, काम करा, पत्थर डाला, मट्टी डाली, इस दौरान आचार संहिता लग गई, सरकार चली गई। ये सरकार है, ये खुद नहीं ले रही है। ये सरकार तो केवल एक ही काम में लगी हुई है। सर 5 साल में बस यही विकास हुआ क्या? सर 5 साल कम नहीं होते। आप अगर आखिर के वक्त में ही योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे और फिर ठीक आचार संहिता पर जो है फोड़ना शुरू करेंगे, सर ऐसा नहीं चलेगा ना। 4 साल 5 साल सर कम नहीं होते सर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कम नहीं होते हैं, लेकिन ये जो हाईवे बन रहे हैं इसको छोड़ करके आप ये तो बताओ राज्य सरकार ने कौन सी सरकार कहाँ बता दी? एक तो बतानी चाहिए मधु जी को। जो भगवानपुर की सड़क बता रही है वो है जो सेंट्रल बना रहा है। ये तो पुरकाजी से ये तो जो 2016 में जो प्रस्ताव भेजे गए थे सरकार द्वारा कांग्रेस की, वो प्रस्ताव पे काम हो रहा है। आप ये बताएं कि और कौन सी सड़कें बन रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हो रही है? आपसे रुड़की रोड तो बना नहीं है। ठीक है सर, आपसे कुंभ की सड़कें। ठीक है राजेश जी, अब मधु जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है सर। मधु जी, नया क्या हुआ है? नया क्या हुआ? जो अभी पहाड़ की बात कर रहे थे, एक डबल चार्डी पुल बनाया जिसपे टिहरी और उत्तरकाशी के करीब 100 गाँव लगते हैं। वो भी आपका बना हुआ नहीं है, एनडी तिवारी की देन है। आप बोल कह रही है, आपका पता ही नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। एनडी तिवारी के नहीं उनसे आप बताइए, आप कागज दिखाइए। राजनीति छोड़ दूंगा, कभी मंच पे नहीं आऊंगा बोलने के लिए। आप बताइए कि कौन सी तारीख को आपका संसद में बात हुआ? कुंभ की तैयारी चल रही है, कुंभ की सारी सड़कों को तेजी से काम चल रहा है। तो फिर संत नाराज क्यों है हरिद्वार का? संत की क्या नाराजगी है? आप पूछिए। आप रोज आप पेपर नहीं पढ़ रहे? आप पेपर व्यवस्था को लेकर तो सवाल किए जा रहे हैं। आप पेपर नहीं पढ़ रहे? पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरा शहर खुदा हुआ है। आप आइए, आप ज्वालापुर को देखिए, आप रानीपुर को देखिए। आप गए कहाँ हैं? निकल नहीं रहे आप। नहीं, हम यहीं रहते हैं, हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ काम चल रहा है इसलिए सड़कें खुदी हैं। ठीक है, लेकिन मधु जी आपने पहाड़ी इलाकों के जो गांव हैं वहां पर रोजगार की क्या कुछ व्यवस्था की है? सरकारी स्कूल जो कि खाली पड़े हुए हैं, वहां पर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको लेकर आपने क्या कदम उठाया? स्वास्थ्य जितने भी केंद्र हैं उसको लेकर क्या कुछ नया कदम उठाया गया? वो सभी सुख सुविधाएं पहाड़ी इलाकों में भी दी जाएं जो कि मैदानी इलाकों में मिल रही हैं, उसको लेकर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया? मैंने आपको पहले भी बताया कि पहाड़ पर रोजगार की कितनी योजनाएं नहीं जो कार्यान्वित है। पलायन रोकने के लिए 2200 से ज्यादा का पंजीकरण हो चुका है होम स्टे के लिए। वो भी तो एक रोजगार है। महिलाओं को रोजगार देने में हम पूरी तरह से मतलब उसकी नीति चल रही है। महिलाओं को ये रोजगार दे रहे हैं तो वो अपनी रोजगार करें, उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। रोजगार का ही है ये। ठीक है मैडम। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम है, क्यों नहीं है? अभी भी मैडम कितने स्कूल बंद हो गए? प्रधानमंत्री थे, कितने स्कूल को आपने बंद कर दिया पता है आपको? क्योंकि वहां पर व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो है गांव के गांव खाली हो गए हैं। करीब 3000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। चलते हुए बंद हो गए जी, करीब कांग्रेस की सरकार में चल रहे थे क्या? बाद में बीजेपी ने आके बंद कर दिए। ये सवाल आपसे पूछूंगा ना मैडम, क्योंकि सत्ता में आप हैं। आप वहां का मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रही हैं? बंद कर दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार ने बंद कर दिए, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार नहीं बंद हो रहे थे। क्या आपने बोल दिया? मैंने नहीं बोला। आपकी 5 साल सरकार है, आपने जो भी योजनाएं करी, जो भी भर्तियां निकाली, 5 साल में क्या आपको जाते हुए याद आई थी? तो आप मैडम ये तो बताइए, आप 40 पुलिस कर्मियों के तो नाम बता दीजिए जो आपकी सरकार ने भर्ती करे हो। 4 के नाम तो बता दीजिए। क्या जरा दोबारा बोलना भी बताती हूँ। पुलिस के 10 आदमी भी भर्ती हुए, उनके बता तो दो कब निकाल लिया आपने पुलिस की भर्ती? लालसन क्षेत्र में
पुलिस की भर्तियां एक एक गांव में से 10-10, 15-15 लोग गए हैं। आपको कहाँ की जानकारी है? मैडम वो जानकारी आपके पास होगी, कोई आप पे अधिकृत जानकारी। ठीक है राजेश जी, सरकार ने पुलिस की भर्ती ठीक है राजेश जी, मेरे पास जानकारी, ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। महक सिंह जी, सब जानकारी होगी। महक सिंह जी, कितना विकास हो रहा है मौजूदा सरकार के कार्यकाल में, और जो दावे और वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, कितना खरा उतर रही है त्रिवेंद्र सरकार? सर, अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड आए थे और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो दोनों अभी तक उत्तराखंड में सत्ता में रही, वो अपने 5 काम ऐसे गिनाए प्रदेश की जनता को, जिसको जनता जानती हो। भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड पोजीशन के आज लीडर हैं सरकार में, आदरणीय मदन कौशिक जी ने कहा कि आप बताइए, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, बहस करने के लिए तैयार हैं। जब इनको बहस के लिए स्थान बताया गया, तिथि बताई गई, इन्हीं के निमंत्रण पे बताया गया, तो ये बहस से भाग खड़े हुए। ये प्रदेश की जनता को 5 काम नहीं गिनवा सकते जिनको जनता जानती है। मैं कंप्लीट कर लूँ, मुझे मैडम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं यहाँ स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो यहाँ गन्ने का जो पेमेंट है वो बकाया था। कांग्रेस ने कहा इसको हम करेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको करेंगे। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, स्थिति जस की तस है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक डिबेट थी कांग्रेस और भाजपा के मित्रों से, तो इतना बड़ा झूठ भाजपा का मित्र ने बोल दिया कि गन्ने का पेमेंट पूरा हो गया, हमने 100% भुगतान किसानों के गन्ने का करा दिया। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है और आज भी 17-18 का पेमेंट भी आज बकाया है। पता कर लीजिए, 17-18 का भी पेमेंट बकाया है। मैं बहन जी से मेरा ये निवेदन है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप कृपया धैर्य से सुन लीजिए आप धैर्य से। आज भी इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है, किसानों का 2-2 साल का गन्ना भुगतान बकाया पड़ा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ स्पेशली कि उत्तराखंड सरकार ने 240 करोड़ रुपए मिलों को दिए हैं कि गन्ना भुगतान को करा दीजिए, 100% करा दीजिए। कहाँ गया वो पैसा? किसानों का पैसा आज भी बकाया है। स्कूलों की हालत बदतर है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं बिल्डिंग की हालत खराब है। महक सिंह जी, आम आदमी पार्टी पूरी सक्रियता के साथ उत्तराखंड में अब नजर आ रही है। आगामी विधानसभा के चुनाव में भी आप दस्तक देने जा रहे हैं। आपके पास नया क्या होगा सर, जो अब तक नहीं हुआ उसको लेकर आप क्या करेंगे सर? मैं बड़े आदर के साथ यहाँ अपनी बात कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जिनको हम ठीक करने का वादा कर रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बदहाल है। ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती है मीडिया के माध्यम से कि प्रसव के दौरान बहनें हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचती और उनकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। ये बेहद दुख की बात है। हम यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी बनाने का वादा करते हैं। रोजगार, ये पलायन जो चल रहा है, जो आज की डिबेट का एक विषय भी है, यदि यहाँ रोजगार की सही व्यवस्था होगी होती, 20 साल हो गए भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को, तो शायद यहाँ पलायन का मुद्दा जो है वो इतना बड़ा मुद्दा ना होता और पलायन यहाँ से जरूर रुकता। लेकिन हम ये बिल्कुल उत्तराखंड की जनता से ये वादा करते हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और इन वादों पे लड़ेंगे कि जो हमारा दिल्ली का मॉडल था उससे बेहतर मॉडल हम उत्तराखंड को बनाएंगे। और उससे बेहतर, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं कि वो राज्य सरकार के विकास कार्यों में गाहे बगाहे जो है वो हस्तक्षेप करती रहती है, बाधा पैदा करती रहती है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक पूर्ण राज्य है और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार को बेहतर तरीके से काम करने का अवसर मिलेगा और हम दिल्ली से भी बेहतर मॉडल जो है वो उत्तराखंड को देंगे। ठीक है सर। राजेश रस्तोगी जी, कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हमारे ऐसे गांव हैं जो कि दुर्गम रास्ते हैं वहां के, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र कई किलोमीटर दूर जा करके हैं, क्योंकि दुर्गम रास्ते हैं, कई बार जो है वक्त तो लग जाता है पहुंचने में, जो है सुविधाएं पाने में। उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाए ताकि सुख सुविधाएं उन गांव-गांव तक जन तक पहुंचे, उसको लेकर क्या कदम उठाया जाना चाहिए?
हमको जितने भी इस तरीके के क्षेत्र हैं जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, हमको उनको हेली सर्विस से जोड़ना पड़ेगा। और जो हमारा एम्स हॉस्पिटल है उसके साथ हमें राज्य के सभी जिला अस्पतालों को जोड़ना आवश्यक है। और आने जाने की व्यवस्था के लिए जो गंभीर पेशेंट है उसको लाने ले जाने के लिए हमारे पास हेली सर्विस होनी चाहिए। अभी पिथौरागढ़ में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सचिन देवका घायल हो गए थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, एक पंडित जी एक्सपायर हो गए थे, एक ड्राइवर भी घायल हो गया था। तो आपको पता है बिलाल जी, वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं मिली पिथौरागढ़ में। वहां से उस पेशेंट को हल्द्वानी तक सिंपल कार में लाना पड़ा, फिर वहां से वेदांता में ले गए। तो ये जो इनकी एक बात थी कि हेली सर्विस से जोड़ेंगे, जोड़ा तो है लेकिन वो सर्विस चल नहीं रही है, ठप है, कोई सुन नहीं रहा है। पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है, क्या उसकी हालत है? वो जो व्यवस्था ये कहते हैं हम करेंगे उसको हाथ खींच लेते हैं। आप एक बात बताइए छोटी सी, अरे कोरोना के दौरान आप सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का पेट पाल करके तो काट के तो काम चला रहे हो, आप उनका वेतन काट करके अपने सांसदों और विधायकों का पेट पाल के तो आप बजट काट के बजट बचा रहे हो। आप उसको लगा कहाँ रहे हो? वो तो बताओ ना, किसी सड़क में लग रहा हो, कहाँ है वो? कोरोना में हालत देख ही ली किस तरीके से, कहीं सांप घुस गया, कैसे दवाई नहीं मिली, कोई दवाई की कमी से एक्सपायर हो गया, किस तरीके की स्थितियां हुई कैसे सेंटर से। और रही इसकी बिल्कुल राजेश जी, बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल राजेश जी, मैं महक सिंह सैनी जी की बात बहुत अच्छी बात है, आए प्रयास करें, खूब लगे, क्षेत्र में जाएं और चीजों को उठाएं। और यहाँ तो समाजवादी भी चुनाव लड़ चुकी है, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ चुकी है, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक दल ने कोई रोक नहीं राजेश जी, क्योंकि जनता जनार्दन है और देखा जाएगा आने वाले वक्त में जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। डॉक्टर मधु जी, जो दुर्गम रास्ते हैं, जो हमारे जो है बड़े शहरों से दूर हैं, दूर दराज हमारे गाँव हैं, वहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कदम और अच्छे तरीके से उठाना चाहिए सरकार को? किस तरह से आपकी सरकार उठा रही है? हाँ, आपकी बात रोक के मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे अभी इन्होंने राजेश जी ने कहा कोविड के लिए हमारे यहाँ 12 महीने में कोविड में जो व्यवस्था का सुधार हुआ है, 11 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, 27 कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। और मैं आपके सम्मानित नेताजी से बात करना चाहती हूँ कि दिल्ली में कोविड काल में कितनी बुरी व्यवस्था रही है, लोगों को हॉस्पिटल तक नहीं मिले, लोग सड़कों पे मारे फिरते रहे। आप वहां का सुधार कर लीजिए ना, उत्तराखंड का बात नहीं करना। अगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां की कमान ना संभाले तो वहां बहुत बुरा हाल होने वाला था कि आरती उत्तराखंड सुधारेंगे। ठीक है मैडम। गृह मंत्री भी अपना इलाज कराने देश बाहर चले गए थे, शायद आपने देखा। ठीक है मधु जी, महक जी, ठीक है मैडम मधु जी, मेरे पास वक्त कम है। मधु जी, वक्त कम है मेरे पास। महक जी, क्या कुछ और किस तरह से आप उत्तराखंड की जनता के लिए अच्छा करेंगे सर? कैसे जनता यकीन करे आप पे? फाइनल कमेंट सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हुए, पूरे 20 साल की सरकारों में भाजपा कांग्रेस की, क्या ये एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना पाए जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाज हो जाता? वो अपना इलाज कराने दिल्ली गए। जब हम आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उससे पहले इन्होंने कहा, जब आंदोलन चल रहा था कि आप राजनीति में आइए देख लेंगे, तो इनके कहने से हमने राजनीति में आए। इन्होंने कहा चुनाव लड़के देखो, हमने चुनाव लड़ा, हमने मुद्दा उठाया, इन्होंने कहा कैसे पूरा होगा, हमने कहा करके दिखाएंगे। सरकार बनाई तो वहां अपने वायदे पूरे किए। आज ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसे पूरा करेंगे? उत्तराखंड में भी हम अपने वायदे पूरा करेंगे। ठीक है मैम जी, जो कहती है ठीक है सर, जनता जनार्दन है और वो देखा, ठीक है सर, वो जनता जनार्दन है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। शुक्रिया आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही कि उत्तराखंड की जनता के लिए विकास को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है और पहाड़ी इलाकों के जो है वहां पर जो गांव है, दूर दराज जो दुर्गम रास्ते हैं, उसको लेकर भी सरकार के पास क्या कुछ प्लान है और किस आधार पर काम किया जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।